नमस्कार, मैं फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यूज़ में। तो आज हमारा आर्टिशियन टीम यहाँ पे मौजूद है कैमरामैन केंजू कोयू के साथ 27 लीरो मोबा वेस्यांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश। तो आज फिर से आप सभी के बीच में हम राजनीति से जुड़े एक कार्यक्रम को लेकर आप सभी के बीच में पेशकश करने जा रही हूँ। आप सभी को पता है कि अभी हमारा अरुणाचल प्रदेश में राजनीति की गर्माहट छाया हुआ है। अभी आगामी विधानसभा चुनाव के आने के लिए कुछ ही महीना बचा है, तो उम्मीदवार सभी कहीं ना कहीं ऐसा ही राजनीति से जुड़े कार्यक्रम कर रहे हैं। ऐसे में आज 27 लीरो मोबा एसटी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के ऑनरेबल एमएलए श्री न्यामार कारबा के यहाँ पे लीरो मोबा सर्कल पे आज यहाँ पे डेवलपमेंट रैली का आयोजन किया गया, जिसमें उसके 7 साल के कार्यकाल में जितनी भी लीरो मोबा के अंदर में एसटी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर में उन्होंने जो भी डेवलपमेंट लाया है उन सभी को जनता के बीच में बांटने के लिए आज ये कार्यक्रम रखा गया है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो हजारों की तादाद में जो लोग मौजूद हैं, ये जो न्यामार कारबा को चाहने वाले उसके शुभचिंतक लोग आज की न्यामार कारबा की इस इतिहास के दिन को गवाही के लिए आए हुए हैं। और आज की इस न्यामार कारबा के इतिहास के दिन को गवाही के लिए हमारे सीएम ऑनरेबल सीएम पेमा खांडू जी भी आज यहाँ पे आए हुए हैं। और साथ ही साथ 31 अलो ईस्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के ऑनरेबल एमएलए श्री केंटो जी भी अभी कार्गो निग्योर जो कि लिकावाली के जो एमएलए है, और इसके अलावा भी ऐसे कई सारे पर्सनालिटी लोग यहाँ पे मौजूद है। और जितने भी चाहने वाले चिंतन में यहाँ की आज की जो ऑर्गेनाइजर से टीम से पूछा गया तो बताया जा रहा है कि आज यहाँ पे लोग जो 7 to 8,000 ऐसे लोग यहाँ पे आज की इस इतिहास के दिन को गवाही के लिए आए हुए हैं। और न्यामार कारबा जी के जो आज के इतिहास के दिन को समर्थन देने के लिए लोग आज यहाँ पे मौजूद हुआ है। तो आज के इस पूरे कार्यक्रम को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा रे न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की सभा में यहाँ लीरो मोबा में हमारे साथ उपस्थित हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक, हमारे दोस्त श्री न्यामार कारबा जी, ऑनरेबल एमएलए श्री कार्दो निग्योर जी, केंटो जिनी जी, डीआईजीपी श्री तोर्जो करगा जी, हमारे डीसी इंचार्ज मैडम नबी टाइपोदिया जिनी जी, एडीसी योमचा श्री काकी जी, एडीसी कंबा श्री निमो रिवा जी, जेपीसी वेस्ट सियांग श्री तुम्पे एते जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी और सीनियर लीडर श्री हमारे दोस्त श्री जरबुम गामलिन जी, वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के बीजेपी इंचार्ज श्री करीम पर्टिंग जी, और वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के हमारे बीजेपी के अध्यक्ष श्री मिंतो एते जी, आज की सभा के ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन योमजुम लेगो और उसके पूरी टीम मेंबर्स, और लीरो मोबा कॉन्स्टिट्यूंसी से यहाँ पे उपस्थित सभी हमारे जेपीएम ग्राम चेयरपर्सन, ग्राम मेंबर्स, जितने भी हमारा गांगुरा जन है और हमारा हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफिसर्स हैं खास करके इस कॉन्स्टिट्यूंसी के, और पार्टी के हमारे सभी कार्यकर्ता और पोलुंग पार्टीज और मीडिया के दोस्तों, मैं आज यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा महसूस कर रहा है। वैसे मैं आपका डिस्ट्रिक्ट वेस्ट सियांग और लीरो मोबा कॉन्स्टिट्यूंसी के बाकी के क्षेत्र में कई दफा मैं आया हूँ, मगर लीरो मोबा इन पर्टिकुलर आज मेरा पहला बार आना हुआ है। तो आप लोग ने जिस प्रकार से जो स्वागत किया और दूर दराज से आप लोग चल के इस मीटिंग को विटनेस करने के लिए आप लोग पिछले कोई लोग तो 2 दिन से ही यहाँ पे इंतजार में है। तो मैं भी आप सभी लोग जो आज इस सभा में आए हैं दूर दराज से, आप सभी को भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं। वैसे तो अभी इस साल आप सब लोग जानते हैं कि चुनाव का माहौल है, और जब से मैंने मुख्यमंत्री का कार्यकाल को संभाला है 2016 से, तो मैं हमेशा इंश्योर किया कि 2016 ऑनवर्ड्स हमेशा खास करके विंटर्स में अक्टूबर से लेके मार्च, वहां में हम पूरा स्टेट का हम हमेशा टूरिंग करते हैं। अरुणाचल प्रदेश काफी बड़ा राज्य है, तो काफी टाइम लग जाता है टूरिंग के लिए, लेकिन अभी काफी बार टूर हो गया, लगभग हमारा भी 8 years अभी कंप्लीट होने जा रहा है। तो
मैंने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स और जो मेजर जो एरियाज है काफ़ी बार मेरा आना जाना हुआ है। तो अभी मैं पिछले कई सालों से और भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से हटकर सर्कल एरिया में जा रहा है, गांव एरिया में जाके लोगों का मिलने का कोशिश कर रहा है और लोगों का प्रॉब्लम्स क्या है और सरकार से लोगों का आप लोगों का एक्सपेक्टेशंस क्या है, आशाएं क्या है सरकार का, उस चीज को सुनने के लिए देखने के लिए मैं हमेशा विंटर्स में हमेशा टूर करता हूँ। और ये टूर करने का बाद इससे काफी चीज हमें भी पता चल जाता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जैसे मैंने कहा कि बहुत ही एक बड़ा एक राज्य है। हमारा भले ही पॉपुलेशन हम लोग कम जरूर है, मगर हमारा जो लैंड मास जो है बहुत ही बड़ा है और डिफिकल्ट एरिया भी है। ट्रेवलिंग के लिए काफी टाइम लग जाता है। मौसम ठीक हुआ तो हेलीकॉप्टर से जा पाता है, ठीक नहीं हुआ तो फिर बाई रोड, और बाई रोड में कहीं घंटे सफर करना ये पड़ जाता है। तो टूरिंग करने से ये होता है कि आपका ग्राउंड लेवल में अपना काम किस प्रकार से हो रहा है और आप लोगों का जैसे मेजर अभी थोड़ी देर पहले हमारा डॉक्टर साहब ने जो मेमोरेंडम यहाँ पे दिया है, इस प्रकार से आप लोगों का और भी आने वाला दिनों में गवर्नमेंट का ओर से क्या एक्सपेक्टेशंस जो है। तो देखिए अभी अरुणाचल प्रदेश और पूरे देश में, नॉर्थ ईस्ट में, पूरे देश में 2014 के बाद में जो डेवलपमेंट आया है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, आज पूरे नॉर्थ ईस्ट, अरुणाचल प्रदेश और पूरे देश आज बहुत तेजी गति से आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर आप लोग अपना अरुणाचल प्रदेश में भी देख सकते हैं कि 2014 ऑनवर्ड्स का जो डेवलपमेंट जर्नी रहा है वो एक अपने आप में एक हिस्टोरिक है। अभी आज इस सभा में सीनियर लीडर्स लोग भी आए हुए हैं, सीनियर सिटीजन्स लोग भी है, यहाँ पे काफी सीनियर्स लोग यहाँ पे हैं। तो आप लोग एग्जामिन थोड़ा सा आप लोग कल्पना कीजिए, थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि 2014 से पहले हमारा स्टेट का क्या हालत हुआ करता था, हमारा नॉर्थ ईस्ट का क्या हालत हुआ करता था। अभी आज देखिए हम लोग कितना ऊंचाई में हम लोग जाके पहुंचा है। पहले ऐसे एक जमाना था कि अपना ही देश में कुछ मेजर सिटीज में लोगों का इंप्रेशन हमारा नॉर्थ ईस्ट को लेके, वो लोग सोचते थे कि नॉर्थ ईस्ट तो एक ही समाज का लोग बैठते हैं वहां पर। नॉर्थ ईस्ट में जितने भी जो राज्य है, ट्राइबल राज्य है, और सभी एक ही ट्राइब से बिलोंग करते हैं। सो इस तरह का उन लोगों का अंदाज, उन लोगों का जो नॉर्थ ईस्ट के ऊपर में इंप्रेशन इस प्रकार से हुआ करता था। और उस जमाने में नॉर्थ ईस्ट को हमेशा नेगेटिव कारण से ही जाना गया, चाहे आप इंसर्जेंसी का बारे में हो, नॉर्थ ईस्ट उसी से ही न्यूज में फ्लैश होता था। आप चाहे अंडर डेवलप्ड एरियाज के बारे में बोलो, उसका वजह से हमेशा अखबारों में और सुर्खियों में रहता था। इसका बाद करप्शन को लेके देखो, उसी का वजह से नॉर्थ ईस्ट को हमेशा न्यूज में एक प्रोमिनेंट जगह मिलता था। मगर 2014 के बाद ये सारा चीज में काफी टर्न अराउंड कर पाया है, और ये इसलिए हो पाया क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के लगन से, माननीय प्रधानमंत्री जी के प्यार से, माननीय प्रधानमंत्री जी के सपोर्ट के कारण से अभी पूरा नॉर्थ ईस्ट का पहचान अभी बदल चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा यही कहते हैं कि ये देश तो भी डेवलप होगा जब हमारा नॉर्थ ईस्ट डेवलप होगा। और नॉर्थ ईस्ट राज्य है अरुणाचल प्रदेश, और पिछले 8-9 वर्षों में नॉर्थ ईस्ट राज्य अरुणाचल प्रदेश बहुत डेवलपमेंट हुआ है। तो इससे ये हम लोग कह सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश का जो डेवलप हो रहा है तो वाकई में नॉर्थ ईस्ट भी डेवलप हो रहा है, तब तो जाके देश डेवलप हो रहा है। अभी एफर्ट्स देखिए, माननीय पीएम साहब ने जो एफर्ट्स लगाया और बीजेपी ने जो एफर्ट्स लगाया नॉर्थ ईस्ट को डेवलपमेंट करने के लिए। पहले एक जमाना हुआ करता था कि केंद्र से कोई मिनिस्टर नॉर्थ ईस्ट में टूरिंग में आया तो वो आते थे गुवाहाटी तक आते थे, और पूरा न्यूज में फ्लैश होता था, अखबारों में भी निकलता था कि फलाना यूनियन मिनिस्टर्स नॉर्थ ईस्ट में आया है। तो नॉर्थ ईस्ट में आया तो कहाँ आया, केवल सिर्फ गुवाहाटी तक आया। उसके लिए उन लोगों के लिए नॉर्थ ईस्ट गुवाहाटी तक में ही सीमित था। 2014 में माननीय पीएम साहब ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट में हर एक राज्यों में अपना केंद्र से मिनिस्टर कोई ना कोई 15 दिन के अंतर्गत वहां टूर करना चाहिए,
वहाँ के प्रॉब्लम्स को सुनो और वहाँ का जो प्रॉब्लम्स को अपना डिपार्टमेंट से कैसे उसको सोल्व करना है, अपना डिपार्टमेंट का जो भी इश्यूज है वो सोल्व करके आना है। सो 2014 से नॉर्थ ईस्ट में यूनियन मिनिस्टर्स का बहुत बार विजिट हुआ है। कुल मिला के मोर देन 500 टाइम्स, 500 से भी अधिक बार यूनियन केंद्र मिनिस्टर्स का नॉर्थ ईस्ट पर विजिट हुआ है। और अरुणाचल प्रदेश में आप लोग देख सकते हैं कि कोई ना कोई मिनिस्टर्स, यूनियन मिनिस्टर का हमेशा यहाँ पे आना जाना रहता है। तो यूनियन मिनिस्टर्स जब लोग आते हैं तो उससे बड़ा इम्पैक्ट होता है, उनका डिपार्टमेंट का जो भी इश्यूज है रिजोल्व करते हैं। और हमारा ट्राइबल समाज, हमारा अरुणाचल प्रदेश का जो ज्योग्राफिकल ये प्रॉब्लम्स के बारे में तो उनको भी ऑन ग्राउंड जानकारी लेके तो वो लोग जाते हैं, तो जाके भविष्य का जो फ्यूचर का जो पॉलिसी प्रोग्राम्स जो बनाना है उस प्रकार से वो लोग डिजाइन करते हैं। अभी आज देखिए माननीय पीएम साहब ने जितने भी जो यूनियन बजट जो पेश हुआ है 2014 से, नॉर्थ ईस्ट को मेंशन किया बिना आजकल बजट टेबल ही नहीं करता है। हमेशा उनका यूनियन बजट में नॉर्थ ईस्ट का बारे में जिक्र होता ही है। इस बार का जो यूनियन बजट था वो रेगुलर बजट नहीं था क्योंकि इलेक्शंस के कारण से, तो वो था एक इंटरिम बजट। और ये इंटरिम बजट जो है आप लोग भी शायद देखा होगा अपना फाइनेंस मिनिस्टर मैडम निर्मला सीतारमण जी का स्पीच पार्लियामेंट में। तो ये इंटरिम जो बजट जो पेश किया है वो एक ब्रॉड पिक्चर, क्योंकि हम लोग जब अमृत काल की तरफ में हम लोग जब बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स द जर्नी ऑफ 100 years ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, उस वक्त का फाउंडेशन का ये बजट है इंटरिम बजट। उसमें भी मेंशन है कि हमारा ईस्टर्न रीजन, यानी कि हमारा ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो प्रॉब्लम है उसको पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सहयोग करेंगे। रेगुलर बजट अभी जून में सरकार बनने के बाद दिल्ली में पेश किया जाएगा और वहां में आप लोग देख सकते हैं फिर नॉर्थ ईस्ट को और भी प्रमोट करने के लिए, डेवलपमेंट लेके जाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से और भी कई गुना अच्छा स्कीम्स नॉर्थ ईस्ट के लिए डेडिकेट किया जाएगा। तो देखिए अभी हम लोगों का जो देश जो है वो एक डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? सबसे इम्पोर्टेंट होता है जनता, पब्लिक सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इलेक्शंस होता है 5-5 साल में इलेक्शनिंग होगा, पब्लिक अपना जो मतदान है वो आके पोलिंग बूथ में जाके अपना एक्सप्रेस करते हैं अपना फ्रीडम ऑफ राइट टू इलेक्ट द लीडर। तो ये जो टाइम जो है काफी एक हम लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट एक टाइम होता है। तो इसलिए आज यहाँ पे जितने भी हमारा भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स हैं, जो कार्यकर्ता हैं, आप लोगों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कि वोटर्स को जाके सरकार का परफॉर्मेंस को जाके बताने के लिए। अभी ब्रॉडली मैं अरुणाचल प्रदेश का जो यहाँ में मैंने जिक्र किया कि अरुणाचल प्रदेश पिछले 8-9 वर्षों में काफी डेवलप हो रहा है, तो खास करके 1-2 पॉइंट्स में यहाँ पे रखना चाहेगा। हमारे लिए देखिए अपना हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी भी इस 2 क्षेत्र में हमको और भी काम हमको करना है, और आपका यहाँ में जो मेमोरेंडम में भी यहाँ पे हेल्थ के बारे में भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो अभी मैंने अरुणाचल प्रदेश का जितने भी जो हमारा हेल्थ सेंटर्स है उसका मैपिंग चल रहा है, और जितने भी अरुणाचल प्रदेश का जो स्कूल उसका भी पूरा मैपिंग चल रहा है। तो आने वाला दिनों में 2024 इलेक्शंस के बाद में जितने भी जो और भी जो गैप्स है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हो या चाहे मैन पावर में हो, हेल्थ एंड एजुकेशन में सरकार और भी उसको फोकस करके हम लोग काम करने वाला है। हेल्थ सेक्टर में ऑलरेडी जो कोविड आउटब्रेक हुआ तो सरकार, राज्य सरकार को पता चला कि अपना हेल्थ का पोजीशनिंग ग्राउंड में किस प्रकार से है। तो अकॉर्डिंगली हमने डिसाइड करके हेल्थ में काफी इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग ने इन्वेस्टमेंट करवाया है। जितना भी जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है, CHC से उसको हम लोग अपग्रेडेशन भी हम लोग करके लेके जा रहा है। कई सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बन के तैयार भी हो गया है, और यही नहीं बल्कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का भी पोस्ट सेंक्शन किया, GDMOs का पोस्ट को भी सेंक्शन किया, और जितने भी जो नर्सेस का रिक्वायरमेंट है उसका भी हम लोग ने सेंक्शन करके हेल्थ डिपार्टमेंट को अप्रूवल देके रखा हुआ है। अभी रिसेंटली 2 महीना पहले जो कैबिनेट हुआ, हमें याद है कि करीबन 1500 वेरियस पोस्ट इन हेल्थ डिपार्टमेंट एडिशनल फिर हम लोग ने सेंक्शन करके दे के रखा हुआ है।
तो बहुत जल्दी इसका भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो स्टार्ट हो जाएगा। तो हेल्थ को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर और साथ साथ उसको सपोर्ट करने के लिए इक्विपमेंट्स, जो हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स लोगों को, स्पेशलिस्ट लोगों को जो इक्विपमेंट्स चाहिए वो भी सरकार के ओर से पूरा देके रखा हुआ है। सो आने वाला दिनों में उसका हेल्थ फैसिलिटी जो है, हम बहुत अच्छा एक हेल्थ फैसिलिटी हम बनाना चाह रहा है। अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा एक राज्य था कि जिसमें अपना मेडिकल कॉलेज भी नहीं था। तो मेडिकल कॉलेज को हमने 2017 में 2017 को हम लोग ने स्टार्ट करवाया और फर्स्ट बैच ऑफ 50 स्टूडेंट्स 100% रिजल्ट देके लास्ट ईयर 2023 में ट्रिम्स से अपना तोमो रिबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज, जो हमारा राज्य का पहला मेडिकल कॉलेज है, वहां से पास आउट होके लास्ट ईयर वो लोग निकल गया है। इस साल हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 50 सीट को बढ़ा के मेडिकल में अभी 110 सीट 110 सीट का इस साल से लेके आएंगे ट्रिम्स में। और साथ ही साथ खास करके मेडिसिन के ऊपर में भी, जो पहले हमेशा सेंट्रली वहां पे सप्लाई होता था, उसको भी हमने कहा कि इसको पूरा डिसेंट्रलाइज किया जाए। डिस्ट्रिक्ट्स को पूरा इंडिपेंडेंट अथॉरिटी दिया जाए कि डिस्ट्रिक्ट्स में कौन सा मेडिसिन चाहिए वो डिस्ट्रिक्ट वाला ही तय कर पाएगा। क्योंकि आपके यहाँ लिरुमवा एरिया में हो गया या अन्य जो वेस्ट सियांग अन्य जगह में हो गया, यहाँ का जो मॉडल ऑफ जो यहाँ के जो रिस्पॉन्स ऑफ हेल्थ सिस्टम और या तो यहाँ का जो बीमारी का जो कंडीशन है वो हमारा तवांग से मैचिंग नहीं करेगा, या आपका फूटिल एरिया से भी मैचिंग नहीं करेगा। तो उसको देखते हुए यहाँ का जो अपना हेल्थ इंस्टीट्यूशंस है उसको हमने ऑलरेडी एम्पावरमेंट करने के लिए बोल के रखा हुआ है, और बहुत जल्दी इसको और भी हम डिसेंट्रलाइज अभी करने वाला है। अभी हेल्थ के बाद में जो मैंने मेंशन किया कि एजुकेशन सेक्टर ये हमारा भविष्य है। एजुकेशन सेक्टर को तो और भी हम लोगों को सीरियसली देखना बहुत जरूरी है। अभी ओवर द टाइम काफी सारा स्कूल्स हम लोग ने ऐड कर पाया, खास करके जो सेंट्रल स्कूल्स होता है 50 डेडिकेटेड कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय उसको हम लोग ने सेटअप करवाया, और 12 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, साथ साथ 6 नया पॉलिटेक्निक, और 2016 से लेकर अभी तक नया 5 कॉलेज भी स्टेट को हम लोग डेडिकेट कर पाया है। और राज्य का जो पहला यूनिवर्सिटी है, स्टेट ओन यूनिवर्सिटी, कागजों में तो बहुत पहले से ही क्रिएट करके रखा था, मगर गवर्नमेंट उसको फंक्शनलाइज कर नहीं पाया था। तो मैंने अपना टेन्योर में उसको पासीघाट में फंक्शनल भी कर दिया। लास्ट ईयर से कोर्सेज भी वहां पे फर्स्ट स्टेट यूनिवर्सिटी का स्टार्ट भी हो गया है। एजुकेशन में ये बात कहते हुए थोड़ा अजीब भी लगता है हमको, मगर इंटरेस्टिंग भी है। बाकी मुख्यमंत्री लोग जो लेक्चर सुनते हैं तो एजुकेशन में वो लोग कहते हैं कि मैंने इतना स्कूल्स खोल दिया, नया स्कूल्स खोल दिया। जैसे मैंने थोड़ा देर आप लोगों को कहा कि कस्तूरबा गांधी 50 खोल दिया, एकलव्य 12 स्कूल, पॉलिटेक्निक खोल दिया, कॉलेज भी खोल दिया। इसके बाद वीकेबी स्कूल्स भी साथ जैसे नया खोल दिया। आरके मिशन स्कूल भी हमने अभी वेस्टर्न के लिए, जैसे आपके यहाँ आलो में है उसी प्रकार से वेस्टर्न अरुणाचल के लिए वहां सेपा में खोला हुआ है। मगर इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितना मैंने स्कूल खोला है उससे भी कहीं गुना ज्यादा हमने स्कूल बंद करवाया। ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा आप लोगों को कि क्या हुआ, हमारा एजुकेशन में हम लोग अच्छा से प्लानिंग नहीं करने का वजह से जरूरत से ज्यादा गवर्नमेंट स्कूल्स खोल दिया है। अभी क्यों खुला है, अभी वो तो उस वक्त का जो कंडीशन था होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट आता है, कॉन्ट्रैक्ट काम मिल रहा है बोल के उसी लाइन में देख के खुला जैसा लगा हमको। मगर उसका कारण से क्या हो गया, आज देखो स्कूल्स में बच्चे लोग बहुत कम है, टीचर्स भी काफी शॉर्टेज हो गया है। कहीं कहीं स्कूल्स में सिर्फ केवल 2 टीचर है, बच्चे बोले तो बच्चे 6 बच्चा है, 10 बच्चा है। तो स्कूल्स ऐसा नहीं चलता। तो हमने कहा सबसे पहले डिपार्टमेंट को कि 0 एनरोलमेंट स्कूल पूरा बंद करना चाहिए। और पुराना मॉडल जो था हम लोगों का आईबी स्कूल, जिसमें हॉस्टल फैसिलिटी भी हुआ करता था, आपस गांव में आपस में एक ही स्कूल हुआ करता था, तो वो कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छा था। तो धीरे धीरे वो पुराना जो हम लोगों का पॉलिसी एजुकेशन में हम लोग जाके स्कूल्स लोगों को जहाँ जरूरत नहीं है उसको हम लोग शट डाउन कर रहा है।
और इसको क्लबिंग करके एक ही जगह अगर अच्छा स्कूल का फैसिलिटी देगा, उसमें सरकार की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा सपोर्ट कर पाएगा, टीचर्स भी ज्यादा से ज्यादा पोस्टिंग हम लोग कर पाएगा, और बच्चों का नंबर्स भी बढ़ा पाएगा। तो बच्चों का नंबर जब स्कूल में बढ़ता है तो उसमें हेल्दी कंपटीशन होता है, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी हो या पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में भी हो। तो ऐसे करके मोर देन 700 स्कूल्स, 700 स्कूल्स हम बंद करवाया है। तो ये आने वाला दिनों में देखो, इससे एक पॉलिटिकल बिल लेके हमने बंद कराया, आने वाला दिनों से इसका इम्पैक्ट एजुकेशन का क्वालिटी में होगा। अभी अच्छा एजुकेशन क्वालिटी हम लोगों को देखने को मिलेगा। और केंद्र सरकार की ओर से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 का लॉन्च माननीय PM साहब ने ऑलरेडी कर दिया है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिफॉर्म्स इन एजुकेशन सेक्टर, इसको अभी स्टेट में भी हम लोग रोल आउट कर रहा है। तो जैसे 24 के इलेक्शंस के बाद में जो नया सरकार बनने के बाद सबसे पहले NEP को किस प्रकार से रोल आउट करना है, वो डिपार्टमेंट के साथ में और भी चर्चा करके जो कमेटी का जो रिकमेंडेशंस है, टास्क फोर्स, स्टेट में टास्क फोर्स ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसका रिकमेंडेशंस को हर एक स्कूल में अभी हम लोगों को रोल आउट करना है। हम लोगों का जो टारगेट है कि बाय 2030 तक नया एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हर एक स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में रोल आउट करना है। उस दिशा में हम लोग अभी काम करना शुरू कर दिया है। गालो समाज मैं हमेशा बोलता हूँ कि वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड समाज है आप लोग, क्योंकि उस वक्त में जो थोड़ा देर पहले हमने जो मेंशन किया RK मिशन स्कूल आलो, तो ये स्कूल का कारण से आप लोगों को काफी बेनिफिट मिला है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आज के तंत्र में, सरकारी कर्मचारी में देखो, गालोस का इतना मतलब प्रेजेंस है हर एक डिपार्टमेंट में। मेजोरिटी पूरा एम्प्लॉयज का देखने से गालोस का सबसे मेजर होगा मेरा हिसाब से। इसका बाद शायद आपातानी का होता होगा। तो ये गालो समाज और आपातानी समाज बहुत ही एक एजुकेटेड एक समाज है। तो एजुकेशन को भी एक नया मोड़ देने के लिए, एजुकेशन में भी एक नया चेंज लेकर आने में मैं अपील करेंगे अपना गालो समाज को कि आप लोग आगे आए, अपने अपने रीजन का, अपने डिस्ट्रिक्ट का, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी का, अपने गांव का एजुकेशन किस प्रकार से फिलहाल चल रहा है उसको रीवैम्पिंग करके किस प्रकार से एजुकेशन का रोड मैप होना चाहिए, आप लोग पूरा उसमें इन्वॉल्व करके सरकार का साथ देने के लिए मैं आज आप सभी को ये अनुरोध करता हूं। और तीसरा जो मेन जो फोकस है राज्य सरकार, केंद्र सरकार का, आप सब लोग जानते हैं कि कनेक्टिविटी जो है काफी इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है। रोड सेक्टर बोलो, रेलवे बोलिए, एयरवेज या डिजिटल कनेक्टिविटी, तो इन चारों पैरामीटर की कनेक्टिविटी में अरुणाचल में बहुत बड़ा काम हुआ है। आप लोगों का इस वक्त में जो अभी हाईवे जो बन रहा है अपना ट्रांस अरुणाचल हाईवे, वो लगभग बन के खत्म हो गया है। अब आने वाला दिनों में आप सब लोग, सोशल मीडिया का जमाना है, आप लोग देख सकते होंगे कि जो फ्रंटियर हाईवे है उसका भी सैंक्शनिंग करना अभी शुरुआत हो गया है। कुल मिला के लगभग 40,000 करोड़ का ये 2,500 किलोमीटर फ्रंटियर हाईवे अभी अरुणाचल में बनना शुरू होगा। टेंडरिंग प्रोसेस अभी शुरुआत अभी हो गया है। तो केंद्र सरकार का जो फोकस है बहुत अच्छा फोकस है। एयरपोर्ट में देखिए आज अरुणाचल में कुल मिला के अगर अपना दोनीपोलो एयरपोर्ट होलोंगी वाला को मिलाने से वी हैव 9 एयरपोर्ट्स, 9 लैंडिंग ग्राउंड्स इन अरुणाचल प्रदेश। और इस बार हमने तय कर लिया कि 2 और ऐड करेंगे, एक अपना अनिनी में और एक दिरांग में। तो कुल मिला के 11 अभी एयरपोर्ट बहुत जल्दी हो जाएगा। 9 तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, 2 और भी ऐड करेंगे। आने वाला दिनों में और भी पोटेंशियल और अपना टूरिज्म फ्लो को देखते हुए कनेक्टिविटी को और भी हम लोग एनहांसमेंट हम लोग करते जाएंगे। तो अरुणाचल प्रदेश में बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है और खास करके गाँव का डेवलपमेंट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग तभी क्लेम कर पाएगा अरुणाचल प्रदेश आगे बढ़ा, गाँव आगे बढ़ने से तभी जाके हम लोग क्लेम कर पाएंगे। केवल सिर्फ ईटानगर या पासीघाट डेवलप होने से हम लोग डेवलप बोल नहीं सकता है। अभी हमारा लिरोंगवा कॉन्स्टिट्यूंसी में केवल हमारा जहाँ भी जो हेडक्वार्टर्स जहाँ है वो डेवलप होने से डेवलप हम लोग एक क्लेम कर नहीं पाएगा। हम लोग तभी एक क्लेम कर पाएगा जब अपना गांव जब डेवलप होता है। और गांव को डेवलपमेंट करने के लिए 2016 में एक नया फॉर्मूला हमने एनकरेज कराया, खास करके लेडीज लोगों को, महिलाओं लोगों को एनकरेज करके उनको आगे आने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, यहाँ के मेरा दैनिक यहाँ पे अपना लिरिमुवा का एक काउंटर भी यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप का लगा हुआ है।
तो पूरा अरुणाचल प्रदेश में 2016 से मैंने मूवमेंट कराया सेल्फ हेल्प ग्रुप का। कुल मिला के 9,300 से भी अधिक सेल्फ हेल्प ग्रुप अरुणाचल में अभी काम हो रहा है और अराउंड 85,000 वुमेन्स लोग इन सारा सेल्फ हेल्प ग्रुप PLF CLF में जोड़ के अभी आगे काम हो रहा है। बैंक से हमने बैंकिंग लिंकेज उन लोगों को जोड़ा हुआ है, राज्य और केंद्र से स्कीम्स के माध्यम से उनको बेनिफिट मिल रहा है। अरुणाचल प्रदेश हम सबको ये जानना चाहिए कि हमारा जो जमीन है बहुत ही फर्टाइल है और हमारा बीइंग इन ट्राइबल, हम लोग पूरा ट्राइबल लोग है और ट्राइबल लोग सदियों से ही हम लोग एग्रीकल्चर के साथ में जुड़े हुए हैं, हमारे यहाँ के जंगल्स के साथ में जुड़े हुए हैं। तो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर को प्रमोट करने के लिए अभी रिसेंटली हम लोग ने दुबई बेस्ड कंपनी का साथ में वहाँ पे MOU किया है 5 साल के लिए। अभी जितनी भी जो हमारा मिडिल ईस्ट कंट्रीज जो है अरुणाचल प्रदेश से हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे। तो हमारा अरुणाचल का मार्केटिंग बोर्ड का माध्यम से हम लोग टाई अप करेंगे और यही नहीं बल्कि आज न्यामर जी के इनिशिएटिव से जो अपना वन विलेज वन प्रोडक्ट, वन सर्कल वन प्रोडक्ट के बारे में जो यहाँ पे इनकरेज करने के लिए फार्मर्स लोगों को जो इनिशिएटिव ले रहा है, उसी प्रकार से राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार का भी उसी लाइन में हम लोग काम कर रहे हैं कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उसको हम लोग ज्यादा इनकरेज करेंगे। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा हम लोग प्रोडक्ट कर नहीं पाएगा, दूसरा भी बराबर आप लोग खेती, आप लोग हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर में प्रोड्यूस कर पाएगा, लेकिन डिस्ट्रिक्ट का एक तो आइडेंटिफिकेशन के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उस आधार में भी हम लोग काम कर रहा है। तो कुल मिला के अपना स्टेट में जो डेवलपमेंट हो रहा है वो अपना एक फाइनेंशियल अचीवमेंट भी हम लोग ने बहुत अच्छा कर पाया है। आपके पास में घर में पैसा होता है तो आप लोग प्लानिंग, घर को भी अच्छा से प्लानिंग कर पाते हैं। तो राज्य सरकार का भी वही हाल है, अगर राज्य सरकार का इनकम बढ़ेगा तो जाके वेलफेयर स्कीम्स हम लोग और भी, डेवलपमेंटल स्कीम हम लोग काम टेकअप कर पा रहा है। सो पिछले 8 सालों में फाइनेंशियल अचीवमेंट्स हम लोग का काफी अच्छा है। GSDP में हम लोग ने 136% का हम लोग ने GSDP ग्रोथ दिखा पाया और पर कैपिटा इनकम जो है 105% हम लोग ने पर कैपिटा इनकम हम लोग ने बढ़ा पाया है। और खास करके जो स्टेट का बजट होता है वो 2016 में करीबन 12,500 करोड़ का हम लोगों का स्टेट का बजट था। 2016 में 12,500 करोड़। पिछले साल 2023 में बजट को पेश किया हम लोग ने करीबन 30,000 करोड़, डबल से भी ज्यादा हम लोग ने अभी पार कर दिया है। स्टेट और रिसोर्सेज भी उस प्रकार से कहीं गुना ज्यादा हम लोग इनकम कर पा रहा है। तो इसलिए हम सबको आत्मनिर्भर होने के लिए हम लोग का इनकम जनरेशन को भी हम लोग बढ़ाना पड़ता है, तब जाके एम्प्लॉयज का, सरकारी कर्मचारी में जितनी भी जो एम्प्लॉयज है उसका वेलफेयर के लिए, उसका तनख्वाह देने के लिए, सोशल सेक्टर्स में जितने भी जो डेवलपमेंट स्कीम्स होता है उसको सपोर्ट करने के लिए, तब जाके राज्य सरकार को जो है वो डिलीवरी हम लोग काम कर पा रहा है। तो इसलिए अभी माननीय PM साहब ने जो जिस प्रकार से इस देश को आगे लेके जा रहा है, आज हर एक सेक्टर्स में उनका जो स्कीम हम लोगों को काफी लाभ हो रहा है, उसको हम हमेशा हम लोग को याद करना चाहिए और इसको लोगों को और भी बताना चाहिए। इसलिए सरकार ने, हम लोग ने सरकार आपके द्वार कैंप, आजकल अभी सेवा आपके द्वार होता है, ताकि पब्लिक को सरकार के बारे में जानकारी होना चाहिए, क्या क्या स्कीम केंद्र सरकार और राज्य सरकार हम लोग चला रहा है। तो उसका माध्यम से हमारा जितने भी जो ऑफिसर्स है वो लोग बहुत अच्छा काम अपने अपने एरिया में कर रहा है। बहुत सारा स्कीम्स हम लोग ने उसको रोल आउट कर पाया है। स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इस प्रकार से बहुत सारा स्कीम्स है। तो इसलिए आने वाला दिनों में भी ये जो प्रोग्राम है सेवा आपके द्वार, वो हमेशा चलता रहेगा और बेनिफिशियरी जो लोग क्वालिफाई होता है इसको हम लोग बेनिफिट हम लोग पहुंचाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का, हम लोगों का जो पार्टी है, हमेशा एक लक्ष्य ये है कि हम लोग एक अंत्योदय में हम लोग फोकस करने वाला एक पार्टी है। जो फैमिली या जो व्यक्ति गरीब से भी गरीब है, उसको वहां तक भी डेवलपमेंट का फ्रूट्स जो है
सरकार का जो बेनिफिट जो है वहां तक पहुंचना चाहिए। सो एक मिशन मोड के तौर पे ये पार्टी काम कर रहा है। मैं हमेशा बोलता हूं कि पॉलिटिक्स तो आएगा जाएगा, पॉलिटिक्स रहा है पहले से, पॉलिटिक्स है भी है और पॉलिटिक्स होगा फ्यूचर में भी, मगर इस तरह का जो माहौल जो है अरुणाचल में दोबारा देखने को हम लोगों को नहीं मिलेगा। क्या देश में प्रधानमंत्री पहले नहीं था? था प्रधानमंत्री। देश में क्या अपना राज्य में मुख्यमंत्री नहीं था? था मुख्यमंत्री। डेमोक्रेसी क्या नहीं था? था डेमोक्रेसी, इलेक्शन होता था। मगर पिछले 9-10 सालों में जो काम हुआ है, ऐसा काम पहले कभी हुआ क्या? आप लोग सोचिए, इमेजिन कीजिए। इसलिए पीएम साहब का नेतृत्व में ऐसा बार बार मौका हमारा इस देश को, नॉर्थ ईस्ट को और अरुणाचल प्रदेश को दोबारा मिलना मुश्किल है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी एक कमिटमेंट का आधार पर जो काम कर रहा है, बार बार ऐसा कमिटमेंट वाला पार्टी हम लोगों को यहाँ पे देख नहीं पाएगा। इसीलिए अभी मौका है, सही मौका है और यही मौका है अपना लिलुगोमा कॉन्स्टिट्यूंसी को डेवलपमेंट करने के लिए, वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट को डेवलपमेंट करने के लिए, अरुणाचल प्रदेश को डेवलपमेंट करने के लिए यही मौका है। इसलिए आप सभी से हम निवेदन करता है। लास्ट टाइम मैं वहाँ न्यामर जी का ये वहाँ भी आया था, पिछले कुछ एक महीना भी शायद नहीं हुआ, तो वहाँ भी मैंने कहा था कि यहाँ लिलुगोमा एरिया में भी हम आएंगे और यहाँ का क्या इश्यूज है और लोगों का क्या सोच है उसमें भी हम एड्रेस करेंगे। तो मैं कम्बा में भी 1-2 पॉइंट्स मैंने वहाँ पे बताया था और आज उस पॉइंट्स को मैं यहाँ में भी बताना चाहेगा कि देखिए, अभी थोड़ा देर पहले हमारा दोस्त जरपुम का स्पीच में उन्होंने भी कहा, क्लियरली कहा। इनफैक्ट जरपुम जो है, इसलिए हमारा फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी भी रह चुका है। तो बीच बीच में होता है लाइफ में कुछ ग्रह लग जाता है। तो लास्ट 2019 में थोड़ा सा इनका ग्रह लग गया था, थोड़ा सा पार्टी से दूर जाना पड़ गया। मगर मेरा अपना ही दोस्त है, उनको मैंने कहा कि अभी वक्त हो गया, वापस आना पार्टी में और अपना असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए काम करो, पार्टी के लिए काम करो, स्टेट के लिए काम करो। तो वापस में अपना घर आ गया है। तो अभी देखिए, अभी इस बार का चुनाव में भी आप लोगों का यहाँ में कैंडिडेट्स तो ऑलरेडी शायद डिक्लेयर भी हो गया है, मगर हम लोगों का ये देखना है कि दिल्ली में अपना देखो बीजेपी आना तय है। लास्ट टाइम जो मेजोरिटी लोकसभा में लेके आया है, उससे भी ज्यादा मेजोरिटी का साथ में करीबन 400 सीट्स, 400 से भी अधिक सीट्स टारगेट कर रहा है इस बार बीजेपी को मिलेगा। दिल्ली में तय है बीजेपी आना, अरुणाचल में तो 101% पूरा तय है। तो इसीलिए रूलिंग गवर्नमेंट जहां है, आप लोग कदम वहां नहीं रखेगा, ये सबसे बड़ा गलती अपना 27 लिलुगोमा के जनता आप लोग करेंगे। इसीलिए आप लोगों से गलती ना हो, इसलिए मैं भी यहाँ पे आप सभी से निवेदन करने के लिए आया हूँ कि देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो है गालो समाज में काफी एक मजबूत कॉन्स्टिट्यूंसी पहले रह चुका है। यहाँ से पुराना अपना मिनिस्टर निजुन रोनिया साहब हुआ करता था, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अपना गामलिन साहब यहाँ से रिप्रेजेंट हुआ करता था। और वैसे भी यहाँ से ऑफिसर्स भी काफी ज्यादा है और पॉलिटिकली भी काफी यहाँ पे वो है, मतलब एक तगड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो अभी देखिए कि माहौल देश में इतना अच्छा माहौल आ गया है, पीएम साहब वहाँ पे है, मैं यहाँ पे हूँ। अरुणाचल को डेवलपमेंट करने के लिए हम लोग ने पूरा डट से हम लोग आगे लेके जा रहा है। उसमें आप लोगों का लिलुगोमा कॉन्स्टिट्यूंसी भी एकजुट होके सरकार का सहयोग करना है, पार्टी का पूरा सहयोग करना है। अभी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जैसे न्यामर जी ने जो कहा कि 1-2 कुछ मिस इंटरप्रिटेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ लोग शायद समाज में लेके आ रहा है। पहले तो बताया कि यहाँ का डिलिमिटेशन के बारे में कि लिलुगोमा कॉन्स्टिट्यूंसी को पूरा टुकड़ा करने में न्यामर का प्लानिंग चल रहा है। मैं पूछेगा कि न्यामर कौन होता है इसको प्लानिंग करने वाला? 2024 में तो वो तो सरकार करेंगे और 2024 में डिलिमिटेशन पूरा देश का होगा। हमारा तो 60 से भी कितना सीट्स आगे बढ़ाना है, मैं तो बढ़ाने का ही प्लानिंग कर रहा हूँ। घटाने का प्लान कौन करता है यहाँ पे? इसलिए आप लोग असेंबली देखा होगा, असेंबली में हम लोगों का 60 असेंबली सीट्स है,
लेकिन वहां पे फ्यूचरिस्टिक करके हम लोग ने 90 का सीट्स बनाकर रखा हुआ है। 90 चेयर्स है वहां असेंबली में। आप लोग ने शायद गौर किया कि नहीं किया है, तो है हम लोग का 60 है, लेकिन हम लोग ने 30 और एक्स्ट्रा रखा हुआ है ताकि फ्यूचर में डिलिमिटेशन हो तो सीट्स बढ़ने का इरादा से। तो सीट्स घटाने का छोड़ दीजिए, उल्टा हम लोग बढ़ाने के लिए फॉर्मूला हम लोग एडॉप्ट कर रहा है। इसमें आप लोग क्लियरली बताना है। और जैसे मैंने कहा, गालो समाज तो बहुत ही एजुकेटेड एक समाज है, तो एजुकेटेड लोग इसमें, आप लोग भी फिर इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, आप लोग जानते ही हैं इसका प्रोसेस। तो इसमें मैं भी अपनी ओर से क्लैरिफाई मैं आप सभी को करता हूं। और दूसरा जो दो चैलेंज इस कॉन्स्टिट्यूंसी को भी देखने को मिल रहा है और कुछ कुछ बाकी एरियाज में भी, बाकी के कॉन्स्टिट्यूंसीज में भी जो होता है, एक तो हो गया कि मनी कल्चर और दूसरा हो गया कि ये क्लैन पॉलिटिक्स। ये सब डेमोक्रेसी में अच्छा बात नहीं है। ठीक है, उस जमाने में जब अपना सोसाइटी एजुकेटेड नहीं था, सब अनपढ़ था, तो उसमें ठीक है क्लैन पॉलिटिक्स वगैरह का इन्फ्लुएंस हुआ करता था, लेकिन उस वक्त में मनी कल्चर तो था नहीं। लेकिन तो जैसे जैसे लोग समाज एजुकेटेड होते गया तो इसमें खराब प्रैक्टिस भी देखने को मिल रहा है। क्लैन पॉलिटिक्स अभी भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग तगड़ा से जा रहा है। और साथ साथ मनी कल्चर जो है वो पिछले कुछ इलेक्शन से वो एक नया चीज उभर के अभी आ गया है। तो देखिए कि आप क्लैन पॉलिटिक्स में जाएगा या मनी कल्चर में जाएगा, तो इससे आपका अच्छा लीडरशिप कहाँ से आप लोग दे पाएगा। अगर मनी कल्चर पॉलिटिक्स होता तो आज इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं होता, टाटा बिरला अंबानी के लोग ही होता है कि नहीं। तो देखो, बिजनेस करने वाला का अपना फील्ड अलग होता है, पॉलिटिक्स लोगों का अपना फील्ड अलग होता है। तो पैसा लेके आप पॉलिटिक्स को सप्रेस करेगा, डेमोक्रेसी को सप्रेस करेगा, ये अच्छा बात नहीं है। इसको पूरा विरोध करना चाहिए। मैंने कहा वहाँ कम्बा में भी कि पैसा देने वाला भी करप्ट है और साथ साथ पैसा लेने वाला भी करप्ट है। ताली जो है एक हाथ से नहीं बजता है, तो ताली जो दो हाथ से ही तो मारना पड़ता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पैसा ले लिया, देने वाला ने दे दिया, हम ले लिया बोलने से भी नहीं होता है, वो गलत है। वो लेना नहीं चाहिए अपना इलेक्शन के लिए, वोट के लिए पैसा, ये बहुत खराब प्रैक्टिस है। 5 साल में, इसलिए मैंने शुरुआत में भी बोला कि डेमोक्रेसी में सबसे ऊंचा कौन है, हमारा जनता है। जनता लोग तय करता है कि अपना नेता कौन होना है, असेंबली का नेता कौन होना है और अपना लोकसभा में नेता कौन होना है, ये जनता लोग तय करता है। उसी को आप लोग पैसा से आप तोड़ के आप तय करेगा, तो हम लोग का समाज का फ्यूचर कहाँ चला गया। ये तो बहुत गलत हुआ ना। इसलिए अपना जो डेमोक्रेसी में जो पावर जो है, आप लोगों को वोट देना चाहिए बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का आधार पर वोट करना चाहिए, नॉट ऑन मनी कल्चर। अभी न्यामर जी का यहाँ पे जब से यह जिरुमाबा से एमएलए बना, इनका अभी 2 टेन्योर ऑलमोस्ट, अभी तो इलेक्शन भी आने वाला है, ऑलमोस्ट 2 टेन्योर जैसे इन्होंने काम किया। और इस 2 टेन्योर में मेजर जो काम हुआ है, मेरा दाहिने और आप लोगों का बाएं और जो वाल में जितने भी जो डिस्प्ले किया हुआ है, वो सभी आपका एरिया का है डेवलपमेंट का, जो वो भी ये बड़ा बड़ा वाला काम को यहाँ पे दर्शाया गया। तो उस पैरामीटर में आप उनको न्यामर को तोलिएगा कि इनका टाइम में क्या क्या काम हुआ है। और बीजेपी का तो देखिए कि अभी बीजेपी सरकार आने के बाद 2014 के बाद में इतना सारा चीज सपोर्ट किया है, स्टेट को किया है, कॉन्स्टिट्यूंसीज को किया है। हमारा जो ऑफिसर्स लोग यहाँ पे जो है, एक्चुअली वो लोग जान पाएंगे कि बीजेपी से पहले जो स्कीम्स होता था वो किस प्रकार से हुआ करता था, बीजेपी सरकार आने के बाद अभी किस प्रकार से स्कीम्स का सपोर्ट मिल रहा है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोला है कि यही मौका है अपना कॉन्स्टिट्यूंसी को और भी आगे जाने के लिए। मान लीजिए कल में आप लोग ने न्यामर को इलेक्ट नहीं किया तो क्या होने वाला है, ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। न्यामर को अगर आप लोग ने इलेक्ट नहीं किया तो जो भी उम्मीदवार यहाँ से जीत के आएंगे वो तो बीजेपी का तो होगा नहीं, नंबर 1 बीजेपी का तो न्यामर ही होगा अपना कैंडिडेट। तो अगर ये यहाँ से नहीं आता है तो वो तो एक अलग पार्टी से आएंगे, और अलग पार्टी से आने से क्या दिक्कत होता है, थोड़ी देर पहले करदो जी ने एक पॉइंट यहाँ पे रखा है, आने वाला दिनों में और भी मुश्किल होने वाला है। तो इसलिए हम नहीं चाहता है कि अपने लोग गलती करें, क्योंकि आपका ये कॉन्स्टिट्यूंसी हमारा बहुत ही एक हृदय से बहुत ही क्लोज एक कॉन्स्टिट्यूंसी है। मैं जब भी इस 27 जिरुमाबा कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में जब भी सुनता हूँ तो हमेशा अपना स्वर्गीय अपना चीफ मिनिस्टर
जालूम जी का हमेशा याद आते हैं। तो हमने काफी कोशिश किया पहले भी यहाँ पे आने के लिए, लेकिन आ नहीं पाया कुछ टाइम के कारण से। तो ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो है पहले से हमारा साथ दिल से जुड़ा हुआ है। और आप लोग ने न्यामर जी को यहाँ से लास्ट 2019 में भी चुन के भेजा, और इस बार तो हमारा जरबूम का छोटा भाई अपना ये जरबूम भी साथ में टीम में आ गया। तो हमें काफी और भी ज्यादा अच्छा यहाँ पे महसूस हो रहा है। तो इसलिए 2024 में आप लोग देखिए, बिल्कुल गलती नहीं करना है। पेमा खंडू का पहचान आप लोग जानते हैं कि मैं जो बोलता हूँ वो करके दिखाता हूँ। आप लोग 24 में न्यामर जी को वोट देके भेजिए, बीजेपी को वोट देके भेजिए, और साथ साथ अपने वेस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में किरण जी वहाँ पे देश में बहुत अच्छा काम कर रहा है, हम सबको गर्व महसूस होता है। तो पार्लियामेंट में किरण जी और एमएलए में न्यामर जी। तो मैंने कहा कि पेमा खंडू जो बोलता है वो मैं करके दिखाता हूँ। 2024 में न्यामर को आप लोग एमएलए बना के भेजना, मैं वादा करता हूँ मिनिस्टर का पद रिजर्व। हमारे ओर से 27 को ये गिफ्ट मैं एडवांस में आप लोगों को बोल के रखा हूँ। अभी आप लोग ही तय करना कि आपके यहाँ के जो विधायक है उसको आप लोग मिनिस्टर में रखेंगे या उसको एक अलग पार्टी में आप लोग रखेंगे, ये तय आप लोग कीजिएगा। तो बाकी जितने भी जो डेवलपमेंट का जो काम है, हाँ ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। बाकी जितने भी जो यहाँ पे अपना डॉक्टर साहब के माध्यम से हमारे यहाँ के ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन श्री यमजुम लेगो और श्री संगम रोमिन के माध्यम से जो मेमोरेंडम मिला है, उसको ऑलरेडी हम लोग ने काम चल रहा है। नंबर 1 में जो रोड लिखा है, रोड फ्रॉम योमचा टू ताई वाया लिरुमुबा, इसका ऑलरेडी सीआरएफ में जा रहा है। ऑलरेडी 10 करोड़ का ये सैंक्शन भी अभी बहुत जल्दी ये कन्वे भी हो जाएगा फर्स्ट फेज में। और ब्रिज का यहाँ पे 2 ब्रिज है, यही सी रिवर और सिक्का रिवर में पुराना ब्रिज हो गया, इसको हम इसी साल हम अपग्रेड उसको हम लोग कर देंगे। हेल्थ में ऑलरेडी मैंने कहा कि हमारा प्रायोरिटी सेंटर है, आपके यहाँ पे हेल्थ को और भी इसको अपग्रेड करने के लिए जो भी सपोर्ट है वो हम पूरा करेंगे। नया जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के लिए जो आप लोग ने लिखा है, मैं डीसी को बोल देता हूँ उसका कागज सरकार में जमा कर देने के लिए। आने वाला दिनों में फिजिबल है तो जरूर सरकार से आप लोगों को पूरा मदद हम करेंगे। तो इतना चंद शब्द के साथ में मैं अपना वार्निंग को यहीं समाप्त करता हूँ। वापस फिर ईटानगर भी जाना है। और देखो, मैंने कहा कि 27 लिरुमुबा कॉन्स्टिट्यूंसी हमारा बहुत क्लोज है। मैं सिर्फ लेक्चरबाजी के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, दिल से मैं बोल रहा हूँ। तो एक बार आप लोग 2024 में हमारा रिक्वेस्ट को आप लोग काइंडली कंसिडर कीजिए। हमारा पार्टी का जो निवेदन है उसको आप लोग कंसिडर कीजिए। प्लान पॉलिटिक्स से दूर रहिए, मनी कल्चर से आप लोग दूर रहिए, और खुल के आप लोग न्यामर जी और खुल के आप लोग किरण जी को आप लोग वोट कीजिएगा। डेवलपमेंट लेके आना, आप लोगों से ही बातचीत करके हम लोग और भी आगे कैसे डेवलपमेंट करना है, पूरे अपनी लिरुमुबा कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोग एक साथ टीम अरुणाचल का सदस्य के रूप में हम लोग बातचीत करके हम लोग डेवलपमेंट जरूर करेंगे। ये वादा मैं आपको आज देके जा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय अरुणाचल। बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी। देवदेव सज्जनों, इजा नुनु निपो दुबदु अपे दुगुल तोका यसिन ग्रुप ने इन्नी कुयोका नुनु निपो दुबदु अन्नीना को अनाप गदे अन्यामा गदे असाबु गदे नारुआ दुगुम अनि दुगुल जिरु बिका नुनु निपो दुबदु एन यसिन ग्रुप ने इंजरु कुयोका हिलो कालो नुनु लोदुम जित बहादु इन नुनु दुगुरु तोका। तो बहुत बहुत शुक्रिया माननीय मुख्यमंत्री जी। हम बेहद खुश हुए कि इस चुनाव के बाद हमारे चुनाव क्षेत्र को एक मंत्री मिलने वाला है। वैसे एक